जिस बेबस पत्नी ने अपने निर्दयी पति के जुल्मों से जान बचाकर ससुराल की आंगन छोड़ी थी, आज वही 5 साल बाद उसी इलाके की कलेक्टर बनकर लौटी। जैसे ही लाल बत्ती की गाड़ी से उसने गांव की मिट्टी पर कदम रखा, जुल्मी पति और पूरे गांव की पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस कलेक्टर पत्नी ने जालिम पति को जो सबक सिखाया, वो किसी ने सोचा नहीं होगा। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गांव की हवाओं में शहनाई की गूंज तैर रही थी, लेकिन 20 साल की शिवानी के लिए यह संगीत किसी मातम से कम नहीं था। लाल जोड़े में लिपटी, भारी गहनों से लदी वो मंडप में एक बेजान मूरत की तरह बैठी थी। उसकी झुकी हुई पलकों के पीछे आंसुओं का एक सैलाब था, जिसे उसने समाज और डर की खातिर रोक रखा था। आग की लपटें हवन कुंड में नाच रही थी, और उन लपटों में शिवानी को अपना भविष्य जलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बगल में 35 साल का विजय बैठा था, जिसके चेहरे पर दूल्हे की शालीनता नहीं, बल्कि एक शिकारी की जीत का अहंकार था। शिवानी की आंखों के सामने रह रहकर उसका बीता हुआ कल घूम रहा था। वो दिन आज भी उसके सीने में एक घाव की तरह ताजा था, जब वो महज 8 साल की थी। पिता की लंबी बीमारी ने न केवल उनके घर की खुशियां छीनी, बल्कि शिवानी का सुरक्षा कवच भी छीन लिया। पिता के जाने के कुछ ही समय बाद उसकी मां ने समाज के दबाव और अकेलेपन के डर से दूसरी शादी कर ली और शिवानी को उसके चाचा चाची के पास एक अनाथ की तरह छोड़ दिया। चाचा के घर में शिवानी का बचपन कभी परवाह ही नहीं चढ़ सका। जिस उम्र में बच्चियां गुड़ियों से खेलती हैं, उस उम्र में शिवानी के हाथों में झाड़ू और गोबर की टोकरी थमा दी गई थी। चाची सावित्री उसे अपनी भतीजी नहीं, बल्कि घर पर आया हुआ एक मुफ्त का बोझ समझती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले शिवानी का दिन शुरू होता। बर्तनों की खनक, चूल्हे की फूंक और फिर खेतों का वो भारी काम जिसे करने में मर्दों के पसीने छूट जाते थे। वो तपती दोपहर में हल चलाती, फसलें काटती और शाम को घर आकर फिर से रसोई में जुट जाती। उसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। वो जितनी बड़ी और सुंदर होती गई, चाची की आंखों में उसके प्रति कड़वाहट और लालच उतना ही बढ़ता गया। एक दिन गांव के दबंग सरपंच का बेटा विजय, जिसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, उसकी नजर शिवानी पर पड़ी। विजय का पिछला रिकॉर्ड पूरा गांव जानता था। अहंकारी, शराबी और अपनी पहली पत्नी को प्रताड़ित करने वाला। लेकिन जब सरपंच ने चाची के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और साथ में एक मोटी रकम का लालच दिया, तो सावित्री की आंखों में चमक आ गई। शिवानी ने जब यह सुना तो वो अपने चाचा के पैरों में गिर गई। चाचा जी, मुझे मत बेचिए। मैं उम्र भर आपकी गुलामी करूंगी, खेतों में दोगुनी मेहनत करूंगी, पर मुझे उस नरक में मत भेजिए। विजय जी मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और लोग उनके बारे में अच्छी बातें नहीं करते, उसने सिसकते हुए कहा था। लेकिन चाची ने उसे बालों से पकड़कर झिड़क दिया। अरे ओ अभागन, अनाथ होकर नखरे दिखाती है, राजा जैसे घर में जा रही है, ऐश करेगी। हमारे सिर से ये बोझ उतरेगा, वही बहुत है। चाचा खामोश रहे। शायद उनके जमीर को सरपंच के डर और पैसों ने पहले ही मार दिया था। अब मंडप में पंडित जी की आवाज गूंजी, कन्यादान के लिए आगे आए। चाचा ने कांपते हाथों से शिवानी का हाथ विजय के खुरदरे और भारी हाथ में थमा दिया। विजय ने शिवानी की हथेली को इतनी जोर से भींचा कि उसके कंगन उसकी कलाई में चुभ गए। विजय ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, आज से तुम मेरी संपत्ति हो शिवानी। याद रखना, मेरे घर में आवाज ऊंची करने की इजाजत किसी को नहीं है। शिवानी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अग्नि के साथ फेरे लेते समय उसे महसूस हुआ जैसे उसके पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हों। हर फेरे के साथ उसका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो रहा था। जब विजय ने उसकी मांग में सिंदूर भरा, तो वो सिंदूर उसे खून की तरह लाल और बोझिल महसूस हुआ। विदाई की वेला आई तो चाची ने दिखावे के आंसू बहाए। खुश रहना बेटी, अब वही तुम्हारा घर है।
शिवानी ने एक आखिरी बार उस घर की ओर देखा जहां उसने 12 साल तक पसीना बहाया था, पर उसे प्यार की एक बूंद नसीब नहीं हुई थी। वो डोली में बैठी और अंधेरी रात के साये में एक नए और खौफनाक सफर की ओर निकल पड़ी, ये जानते हुए कि जिस घर में वो जा रही है वहां खुशियां नहीं, बल्कि सिसकियां उसका इंतजार कर रही है। शिवानी ने जब विजय के आलीशान घर की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा, तो उसके मन में एक धुंधली सी उम्मीद थी कि शायद यहां उसे वो सम्मान मिले जो उसके चाचा के घर कभी नहीं मिला। लेकिन घर के भीतर का सन्नाटा और वहां की दीवारों से आती नमी उसे कुछ और ही संकेत दे रही थी। द्वार पर आरती की थाली लिए उसकी सास कमला देवी खड़ी थी। कमला देवी के चेहरे पर खुशी का कोई नामोनिशान नहीं था। उनकी आंखों में एक तीखापन था जो शिवानी को ऊपर से नीचे तक तौल रहा था। देख लिया इसे? चेहरा तो ऐसा है जैसे कोई परी हो। लेकिन याद रखना विजय, शक्ल से पेट नहीं भरता। घर के कायदे इसे पहले ही दिन समझा देना। कमला देवी ने बिना किसी भूमिका के अपनी कर्कश आवाज में कहा। विजय ने सिर्फ एक तिरछी मुस्कान दी और बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बगया। शिवानी का स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि इन तीखे वाक्यों से हुआ। अगली सुबह का सूरज शिवानी के लिए कोई नई किरण लेकर नहीं आया। भोर के 4 बजते ही कमला देवी ने उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। उठ ओ महलों की रानी, यहां कोई नौकरानी नहीं रखी है तेरे लिए। जा, रसोई संभाल और पूरे घर की सफाई कर। शिवानी, जो रात भर सो नहीं पाई थी, थकी आंखों से उठी और काम में जुट गई। दोपहर होते होते उसे समझ आ गया कि यहां उसकी स्थिति एक बहू की नहीं, बल्कि एक बंधुआ मजदूर की है। विजय का व्यवहार और भी डरावना था। वो दिन भर गांव में अपने पिता के रुतबे की धौंस जमाता और शाम को घर आकर शराब के नशे में धुत रहता। एक शाम जब शिवानी विजय को पानी देने में थोड़ी देर कर बैठी, तो विजय ने गिलास दीवार पर दे मारा। तुझे सुनाई नहीं देता या अपने बाप के घर से बहरा होने की तालीम लेकर आई है? उसने चिल्लाते हुए कहा। शिवानी ने कांपते हुए कहा, जी माफ कर दीजिए, मैं रसोई में मां जी के लिए चाय बना रही थी। मां जी नहीं, कमला देवी कह, और बहाने मत बना। विजय ने उसके पास आकर उसके गाल को जोर से भींच दिया। तू यहां सिर्फ मेरी सेवा के लिए लाई गई है। अगली बार देरी हुई तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। दिन बीतते गए और शिवानी का जीवन एक दम घोंटू ढर्रे में बदल गया। कमला देवी हर छोटी बात पर उसे ताने मारती। कभी नमक कम होने पर उसे कुलक्षणी कहती, तो कभी उसकी सुंदरता पर कटाक्ष करती कि ऐसी खूबसूरती किस काम की जो नसीब ही खराब लेकर पैदा हुई हो। शिवानी चुपचाप सब सहती रही, इस उम्मीद में कि शायद कभी ये लोग उसे अपना लेंगे। उसका एकमात्र सहारा उसके भीतर छिपी वो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट थी, जिसे उसने एक पुराने संदूक के नीचे छिपा रखा था। जब भी वो बहुत उदास होती, वो उन कागजों को देखती और याद करती कि कैसे उसने खेतों में काम करने के बावजूद पढ़ाई में अव्वल दर्जे प्राप्त किए थे। लेकिन विजय ने उसे साफ कह दिया था, इन कागजों का इस्तेमाल अब केवल चूल्हा जलाने के लिए होगा। मेरी पत्नी बाहर काम नहीं करेगी। एक दिन मंदिर जाने के बहाने शिवानी को थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने का मौका मिला। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी कि तभी एक महिला उसके पास आकर बैठी। उस महिला के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द की गहरी परछाई थी। तुम विजय की नई पत्नी हो ना? उस महिला ने पूछा। शिवानी चौंक गई। जी, पर आप कौन हैं? महिला ने एक ठंडी आह भरी और कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं उस घर की पहली बच्ची बहू थी जिसे तुमने आज अपनाया है। शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लक्ष्मी को देख रही थी, जिसके चेहरे पर एक गहरा निशान था जो शायद किसी पुरानी चोट का था। लक्ष्मी ने शिवानी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, शिवानी, जो तुम आज सह रही हो वो तो बस शुरुआत है। विजय और उसकी मां इंसानों को नहीं, गुलामों को पसंद करते हैं। उन्होंने मेरी आत्मा तक को लहूलुहान कर दिया था। तब जाकर
मैंने वहां से भागने और अपनी जान बचाने का फैसला किया। लक्ष्मी की बातों ने शिवानी के मन में सोए हुए डर को एक हकीकत में बदल दिया। लक्ष्मी ने आगे बताया, विजय ने गांव में ये फैलाया कि मैं चरित्रहीन थी, इसलिए उसने मुझे तलाक दिया। पर सच ये है कि उसने मुझे इतना पीटा था कि मेरा गर्भपात हो गया था। शिवानी, अपनी आवाज मत दबाना, वरना ये घर तुम्हें निगल जाएगा। शिवानी मंदिर से लौटी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे पता था कि वो किस भेड़िए के चंगुल में फंसी है। जब वो घर पहुंची तो कमला देवी द्वार पर हाथ बांधे खड़ी थी। इतनी देर कहाँ लगा दी? जरूर किसी से मिलने गई थी। शिवानी ने पहली बार अपनी नजरें उठाकर अपनी सास की आंखों में देखा। उसके भीतर डर और आक्रोश का एक युद्ध चल रहा था। उसने बिना जवाब दिए अंदर जाने की कोशिश की। तभी कमला देवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर झटका दिया। जुबान नहीं है क्या? जवाब दे। रात को जब विजय लौटा तो कमला देवी ने आग में घी डालने का काम किया। विजय का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने शिवानी के पास जाकर उसकी बाह मरोड़ी। तू अब मेरी मां को भी नजरें दिखाएगी? तुझे सुधारने का वक्त आ गया है। उस रात विजय की मार और गालियों के शोर में शिवानी की चीखें दब गई, लेकिन उन चीखों के बीच लक्ष्मी की एक बात उसके कान में गूंजती रही, अपनी आवाज मत दबाना। शिवानी को अब एहसास होने लगा था कि वो इस गुलामी के लिए नहीं बनी है। उसके भीतर एक चिंगारी सुलगने लगी थी, जो जल्द ही एक आग का रूप लेने वाली थी। लक्ष्मी से मुलाकात के बाद शिवानी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। अब वो घर उसे हवेली नहीं, बल्कि एक आलीशान कब्रगान नजर आता था। विजय का अहंकार और कमला देवी के ताने अब उसे केवल दुखी नहीं करते थे, बल्कि उसके भीतर एक विद्रोह की आग जला रहे थे। वो अक्सर रात के अंधेरे में अपनी उन किताबों को छूती जिन्हें वो छिपाकर लाई थी। वो पन्ने उसे याद दिलाते थे कि उसके पास एक दिमाग है, एक हुनर है, जो इन चार दीवारों की गुलामी से कहीं बड़ा है। मगर वो अंतिम प्रहार अभी बाकी था, जो किसी भी इंसान के धैर्य की सीमा को तोड़ देता है। एक उमस भरी दोपहर थी। शिवानी रसोई में खाना बना रही थी। तभी विजय शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा। उसने आते ही मेज पर हाथ पटका और चिल्लाया, खाना लाओ। शिवानी ने तुरंत थाली सजाई और उसके सामने रख दी। विजय ने पहला निवाला मुंह में लिया और अगले ही पल थाली जमीन पर फेंक दी। नमक फिर तेज है। तू जानबूझकर ऐसा करती है ताकि मुझे नीचा दिखा सके? शिवानी ने शांति से कहा, नमक ठीक है, आपने शराब पी रखी है, इसलिए आपको स्वाद समझ नहीं आ रहा। ये सुनते ही विजय के अहंकार को चोट पहुंची। तू मुझे सिखाएगी? उसने झपटकर शिवानी के बाल पकड़ लिए और उसे जमीन पर घसीटने लगा। कमला देवी वही खड़ी तमाशा देख रही थी और बीच बचाव करने के बजाय कह रही थी, मार इसे विजय, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। इसे इसकी औकात याद दिलाना जरूरी है। विजय ने उस दिन वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। उसने पास पड़ी लकड़ी की एक छड़ी से शिवानी को तब तक पीटा जब तक कि वो अधमरी नहीं हो गई। शिवानी के शरीर पर नीले निशान पड़ चुके थे और उसकी रूह कराह उठी थी। जब विजय थककर सो गया और कमला देवी अपने कमरे में चली गई, तब शिवानी अंधेरे में फर्श पर पड़ी रही। उस रात शिवानी की आंखों से आंसू नहीं निकले। उन आंखों में एक सर्द सन्नाटा छा गया था। उसने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि अगर वो आज नहीं निकली तो किसी दिन उसकी लाश ही इस घर से बाहर जाएगी। उसे लक्ष्मी की बात याद आई, अपनी आवाज मत दबाना। शिवानी धीरे से उठी। दर्द से उसका रोम रोम कराह रहा था, लेकिन इरादा पत्थर जैसा मजबूत हो चुका था। उसने अपने पुराने संदूक से अपनी 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और कुछ थोड़े से पैसे निकाले जो उसने मुश्किल से बचाए थे। उसने एक छोटी सी पोटली बांधी और बिना पीछे मुड़े पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। गांव की गलियों में सन्नाटा था। कुत्ते भौंक रहे थे और हर आहट शिवानी को डरा रही थी कि कहीं विजय पीछे ना आ रहा हो। वो नंगे पांव खेतों के रास्ते से होते हुए मुख्य सड़क की ओर भागती रही।
सुबह की पहली किरण फूटने से पहले वो गांव की सीमा पार कर चुकी थी। वो बस स्टैंड पहुंची और जो पहली बस मिली उसमें बैठ गई। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। बस इतना पता था कि उसे पीछे नहीं रहना है। दोपहर होते होते बस एक दूर दराज के कस्बे में रुकी। भूख और थकान से शिवानी का बुरा हाल था। वो लड़खड़ाते हुए एक छोटे से ढाबे के बाहर बैठ गई। ढाबे का मालिक, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे सब काका कहते थे, शिवानी की हालत देख समझ गए कि ये लड़की किसी बड़े तूफान से गुजरी है। उन्होंने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। बेटी, कुछ खाओगी? शिवानी की आंखों में अब जाकर आंसू छलके। उसने सिसकते हुए कहा, काका, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, पर मैं काम कर सकती हूं। मुझे रहने की जगह दे दो। मैं बर्तन मांज लूंगी, झाड़ू लगा दूंगी। काका ने शिवानी के फटे हुए कपड़े और उसके चेहरे के जख्मों को देखा। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, इस उम्र में हाथ फैलाना शोभा नहीं देता बेटी। यहां काम कर और अंदर जो छोटा सा कमरा है उसे अपना घर समझ। आज से तू इस ढाबे की बेटी है। शिवानी के लिए वो ढाबा सिर्फ एक ठिकाना नहीं, बल्कि उसकी नई जिंदगी की पहली ईंट थी। रात को जब उसने उस छोटे से कमरे में आंखें मूंदी तो उसे पहली बार डर नहीं लगा। उसे लगा कि वो अब आजाद है। कुछ दिनों बाद जब उसकी चोटें भरने लगी, काका ने उसे अपनी फटी हुई मार्कशीट को देखते हुए पाया। पढ़ना चाहती है? काका ने पूछा। शिवानी की आंखों में चमक आ गई। जी काका, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूं। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कल से पास के शहर में जो कॉलेज है वहां पता करते हैं। ढाबा तो चलता रहेगा, पर तेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। यहीं से शिवानी के कलम के सफर की शुरुआत हुई। वो सुबह ढाबे पर काम करती, लोगों को खाना खिलाती, हिसाब किताब देखती और दोपहर को कॉलेज जाती। रात के सन्नाटे में वो लालटेन की रोशनी में अपनी किताबों से बातें करती। उसके मन में विजय का चेहरा अब डर पैदा नहीं करता था, बल्कि उसे मेहनत करने की प्रेरणा देता था। उसे खुद को साबित करना था। कस्बे की छोटी सी दुनिया में शिवानी की एक नई पहचान बन गई थी। अब वो सिर्फ ढाबे पर काम करने वाली एक लाचार लड़की नहीं थी, बल्कि किताबों वाली बिटिया थी। ढाबा मालिक, जिन्हें सब प्यार से रहमत काका कहते थे, उन्होंने शिवानी को वो पिता जैसा स्नेह दिया जो उसे कभी नसीब नहीं हुआ था। उन्होंने उसका दाखिला शहर के एक कॉलेज में करा दिया। शिवानी का दिन किसी तपस्या से कम नहीं था। सुबह 4 बजे उठकर वो ढाबे के लिए सब्जियां काटती, मसाला पीसती और ग्राहकों के लिए चाय बनाती। 8 बजते ही वो अपनी सूती साड़ी सलीके से पहनकर और झोले में किताबें भरकर बस पकड़ती। कॉलेज में जब वो बैठती तो उसकी एकाग्रता देख प्रोफेसर भी हैरान रह जाते। उसे पता था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान बाकी है। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठते हुए उसकी नजर सिविल सेवा यूपीएससी की एक किताब पर पड़ी। उसने पढ़ा कि कैसे एक जिला कलेक्टर के पास समाज को बदलने की शक्ति होती है। उस पल उसे विजय का चेहरा याद आया, उसका अहंकार याद आया और उसे याद आई वो बेबस लक्ष्मी। शिवानी ने मुट्ठी भींच ली। उसने तय किया कि वो सिर्फ नौकरी नहीं करेगी, वो अधिकार हासिल करेगी, ताकि फिर किसी शिवानी को झुकना न पड़े। उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ढाबे पर जब ग्राहक खाना खाकर चले जाते तो वो जूठे बर्तन धोने के बाद उसी मेज पर अपनी किताबें फैला लेती। रहमत काका अक्सर उसे देखते और धीमे से उसके पास दूध का गिलास रख देते। बेटी, इतना मत थक, शरीर है, मशीन नहीं, काका कहते। शिवानी मुस्कुराकर जवाब देती, काका, थकान तो तब होती थी जब मैं हार मान चुकी थी। अब तो मुझे बस अपनी मंजिल दिखती है। कई साल बीत गए। शिवानी ने ग्रेजुएशन पूरी की और फिर दिन रात एक करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई। उसके पास महंगे कोचिंग सेंटर के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पुरानी किताबों और अखबारों को ही अपना गुरु बना लिया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, शरीर दुबला हो गया था,
लेकिन उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास आ गया था। परीक्षा का दौर शुरू हुआ। प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा। शिवानी एक एक सीढ़ी चढ़ती गई। जब दिल्ली से इंटरव्यू का बुलावा आया तो रहमत काका ने अपनी बरसों की जमा पूंजी उसके हाथ पर रख दी। जा बेटी, अपना और इस बूले बाप का सपना पूरा करा। इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब शिवानी खड़ी हुई तो उससे पूछा गया, आप एक छोटे से गांव से हैं, एक ढाबे पर काम किया है, आपको क्या लगता है कि आप एक जिला कैसे संभालेंगी? शिवानी ने गरिमा के साथ उत्तर दिया, सर, जिसने अभावों में जीना सीखा हो वही दूसरों के अभाव को दूर करने का दर्द समझ सकता है। मैंने अन्याय को सहा है, इसलिए मैं न्याय की कीमत जानती हूं। एक कलेक्टर बनने के लिए केवल फाइलों का ज्ञान काफी नहीं, धरातल का अनुभव जरूरी है, जो मेरे पास है। बोर्ड के सदस्य उसकी स्पष्टवादिता और दृढ़ता से दंग रह गए। कुछ महीनों बाद एक सुबह जब अखबार आया तो रहमत काका के हाथ कांप रहे थे। मेरिट लिस्ट में शिवानी का नाम शीर्ष स्थान पर था। वो अब जिला कलेक्टर के पद पर चुनी गई थी। पूरे कस्बे में खबर फैल गई कि ढाबे वाली लड़की अब साहब बन गई है। जिस दिन शिवानी ने कलेक्टर की वर्दी पहनी और अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठी, उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने सबसे पहले रहमत काका के पैर छुए। काका, आज आपकी बेटी कलेक्टर बन गई। काका की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तूने साबित कर दिया बेटी कि पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। लेकिन शिवानी की यात्रा यहां खत्म नहीं हुई थी। उसे अब वापस उसी जिले में जाना था जहां उसका अतीत दफन था। उसकी पहली पोस्टिंग संयोग से उसी क्षेत्र के पास हुई जहां विजय का गांव था। अब वो शिवानी नहीं, बल्कि मैडम कलेक्टर थी, जिसका नाम सुनकर अब लोग सम्मान से खड़े हो जाते थे। उसे न्याय करना था, पर बदले की भावना से नहीं, बल्कि एक नए सवेरे की उम्मीद के साथ। जिला मुख्यालय के आलीशान दफ्तर में बैठी शिवानी आज भी वही सरल स्वभाव की थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक गजब का तेज था। जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठी शिवानी के सामने ढेरों फाइलें थी, लेकिन उसका मन आज भी उन यादों में अटका था जहां से उसने भागकर अपनी जान बचाई थी। उसे खबर मिली थी कि उसके पुराने गांव में विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए उसे खुद जाना होगा। गांव की मिट्टी पर जब कलेक्टर की गाड़ी के टायर घूमे तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। गांव के लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर मैडम साहब का दीदार करने को बेताब थे। गाड़ी रुकी और नीली बत्ती की चमक के बीच जब शिवानी बाहर निकली तो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो विजय की बहू है ना? भीड़ में से एक बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, ये अब हमारी जिला अधिकारी है, दूसरे ने सुधारते हुए कहा। शिवानी सीधे पंचायत भवन की ओर बढ़ी। वहां गांव के रसूखदार लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्हीं के बीच एक कोने में विजय और उसकी मां कमला देवी भी खड़े थे। समय का चक्र ऐसा घूमा था कि विजय का वो अहंकार अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पिता के गुजर जाने और गलत आदतों के कारण उसकी सारी संपत्ति और रसूख मिट्टी में मिल चुका था। वो अब एक साधारण, थका हुआ और बीमार व्यक्ति लग रहा था। जैसे ही शिवानी की नजर उन दोनों पर पड़ी, एक पल के लिए उसके भीतर का घाव हरा हुआ, पर उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। उसने निष्पक्ष भाव से गांव की समस्याओं पर बात की और स्कूल व अस्पताल बनवाने के निर्देश दिए। जब सभा खत्म हुई तो विजय लड़खड़ाते कदमों से शिवानी की ओर बढ़ा। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकना चाहा, पर शिवानी ने हाथ के इशारे से उन्हें मना कर दिया। विजय ने नजरें झुकाकर कांपती आवाज में कहा, शिवानी, मुझे पता है कि मैंने जो किया उसके लिए माफी शब्द बहुत छोटा है। जब तुम गई थी तब मुझे लगा था कि तुम कहीं मरखप जाओगी, पर आज तुम्हें इस मुकाम पर देखकर मुझे अपनी नीचता पर घृणा हो रही है। कमला देवी, जो कभी ताने मारते नहीं थकती थी, आज एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। उनकी आंखों में ग्लानि के आंसू थे। विजय फिर बोला, मैंने लक्ष्मी के साथ भी गलत किया और तुम्हारे साथ भी।
भगवान ने मुझे मेरी सजा दे दी है। मैं आज सब कुछ खो चुका हूं। क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकोगी? पूरे गांव के सामने विजय घुटनों के बल बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग सोच रहे थे कि अब शिवानी अपना बदला लेगी, शायद इसे जेल भेजेगी या अपमानित करेगी। शिवानी आगे बढ़ी और शांति से कहा, विजय जी, उठिए। जिस शिवानी को आप जानते थे, वो उस रात मर गई थी जब आपने उस पर लाठियां चलाई थी। आज आपके सामने जो खड़ी है, वो इस जिले की सेवक है। न तो मेरे मन में अब आपके लिए कोई नफरत बची है और न ही कोई प्यार। उसने विजय की आंखों में देखते हुए आगे कहा, बदला लेना कमजोरों का काम है, क्षमा करना सामर्थ्यवान का। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि नफरत की बेड़ी पहनकर मैं इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकती थी। आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित समाज की सेवा करके कीजिए। शाम ढल रही थी। शिवानी अपनी गाड़ी में बैठकर वापस शहर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में उसने रहमत काका के ढाबे पर गाड़ी रुकवाई। काका ने उसे देखते ही अपने गले से लगा लिया। शिवानी ने कहा, काका, आज मैंने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया। आज मेरा नया जन्म हुआ है। एक सुनहरी शाम शिवानी अपने सरकारी आवास के बगीचे में बैठी थी। उसके पास रहमत काका बैठे थे, जो अब शिवानी के साथ ही रहते थे। काका ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बेटा, आज गांव से खबर आई थी। विजय ने अपनी बची कुची जमीन गांव के स्कूल के नाम दान कर दी है। वो अब वही बच्चों को पढ़ाने में मदद करता है। शिवानी ने दूर क्षितिज पर ढलते सूरज को देखा और मुस्कुराई। ये जानकर अच्छा लगा काका। क्षमा में वाकई बहुत शक्ति होती है। अगर मैंने उसे सजा दी होती तो शायद उसके भीतर का इंसान कभी नहीं जागता। शिवानी की कहानी आज उस जिले के हर घर में सुनाई जाती है। लोग अब उसे सरपंच की बहू के रूप में नहीं, बल्कि इंसाफ की देवी के रूप में जानते हैं। उसने साबित कर दिया कि एक अनाथ लड़की, जिसे समाज बोझ समझता था, अगर ठान ले तो वो न केवल अपना भाग्य बदल सकती है, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रकाश स्तंभ बन सकती है। रात की खामोशी में शिवानी ने अपनी डायरी में एक आखिरी पंक्ति लिखी, विश्वासघात ने मुझे तोड़ा था, लेकिन मेरी मेहनत ने मुझे फिर से गढ़ा। अतीत एक सबक है, जेल नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।